Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Learner Competitive Exams. Today we will discuss Pakistan affairs, important topic, changing security dynamics for Pakistan and challenges to national security of Pakistan. तो जो challenges हैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के, हम उनको सिक्योरिटी डायनामिक्स के चेंजिंग में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान और इसकी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में देखें तो पाकिस्तान एक खूबसूरत ज़मीन है जो कि 241 मिलियन मुस्लिम्स की लैंड है, कोस्टल लाइन है, माउंटेन्स हैं, रिवर है, लेक है एंड द ओनली आइडियोलॉजिकल इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है वर्ल्ड में। अ कंट्री विद फाइनेस्ट आर्म फोर्सेस एंड ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एंड पोटेंशियल इंडस्ट्रियल पोटेंशियल। ये वो कंट्री है जिसमें 70s से ग्रेट प्रोमिसेस होते रहे हैं, वाज कंसिडर एमर्जिंग एशियन टाइगर। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसने अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन खो दी और एक डिप्रेशन में चला गया। तो आज हम यही सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो प्रोसेस ऑफ डिके था विद करप्ट इन, तो इसने बेसिकली रिलीजियस, इथनिक और पैरोकियल डिवीज़न की बुनियाद रखी, जिससे हमारी नेशनहुड जो भाईचारा था वो कहीं गुम हो गया। सोशियो पॉलिटिकल साइड में देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसे देखा गया है कि उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स रहे हैं, मार्शल लॉज रहे हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं और नंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट्स भी इसमें आ चुकी हैं। बट आज एक न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्स कोलैप्स के थाने पे क्यों है? इसकी कौन सी वजह है कि इसमें मैसिव फोर्स जनरेशन वॉरफेयर है, सिस्टमेटिक इन नेचर है, जो कि रैपिड कोलैप्स ऑफ स्टेट की वजह बन रही है और पाकिस्तान एक फेल्ड या डिसफंक्शनल कंट्री के तौर पे जैसे सोमालिया है नज़र आ रहा है। तो जब से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या 9/11 का वक़्वा हुआ है तो पाकिस्तान ग्लोबल वार ऑन टेरर के नुकसान में अपनी 70,000 से ज़्यादा अपनी जो डेथ्स हैं उनकी कुर्बानियाँ दे चुका है। इकॉनमिक लॉस अलग से हुआ है और इसकी लाइव्स का नुकसान अलग से हुआ है। ऑलमोस्ट 60% पाकिस्तान की आर्मी इस एक्टिव वार में ड्यूटीज़ देती रही है, जिसमें आर्मी फोर्सेस का नुकसान 15,681 कैजुअल्टी के साथ हुआ है, जिसमें तालिबान मिलिटेंट्स ट्राइबल एरियाज़ में जो उनकी फ़ाइट्स होती रही हैं 2008 और 2009 के लगभग। इसके बाद पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री भी रहा है जिसको नेटो, यूएस, आईएसएफ के जो प्रेजेंस है अफ़गानिस्तान में या इंडियन ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की शेप में हमें नज़र आई थी। तो ये एक ऐसा मुल्क भी है जिसे एनार्की और कियोस की लगातार एक सूरत हाल नज़र आती है, जिसमें बहुत सारे इसने लूजेस किए हैं। यूगोस्लेविया की तरह इसमें भी ऐसी ही इथनिसिटी बाल्कनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान आज एक फोर्थ जनरेशन वारफेयर देख रहा है। तो फर्स्ट मॉडल इसका यूगोस्लेविया में हुआ था। तो फिफ्थ लार्जेस्ट आर्मी है जो कि डिसमेंबर्ड है जस्ट 3 ईयर में। तो जिसमें ना एक्सटर्नल लैंड की कोई इन्वेजन हुई थी और ना ही उसमें कुछ और प्रॉब्लम हुए थे, बट उनमें इंटरनल इंसर्जेंसी हुई थी, इथनिक, रिलीजियस, प्रोविंशियल वार्स हुई थी और इकॉनमिक कोलैप्स हुआ था, जैसा कि डिस्टेबलाइजिंग इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन थी। तो आज पाकिस्तान भी उन्हीं को फेस करते हुए हमें नज़र आता है। तो ये सेम डॉक्ट्रिन थी जो कि आप समझ लें कि मिडल ईस्टर्न कंट्री में भी अप्लाई हो रही है, कभी सोमालिया में, यमन में, लीबिया में, सूडान, इराक और करंट सीरिया में भी ये अप्लाई हुई है। टाइम इज़ नॉट टू फॉर दैट दे वुड ट्राई दी सेम स्ट्रेटजी फॉर ईरान एंड फाइनली पाकिस्तान। ईरान पे भी उन्होंने अप्लाई करके देखा हुआ है, बट अब पाकिस्तान पे अप्लाई कर रहे हैं जो सुपर पावर गेम्स है। तो अगर ये रिलक्टेंट रहेगा कि चेंज स्टेटस को ऑफ आवर डिटोरिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, तो फिर हो सकता है कि कुछ इसमें डिफरेंट आ जाए। तो बिल्डिंग रिस्पॉन्सेज टू फोर्थ जनरेशन वारफेयर को आप देख सकते हैं। तो ये एक कंट्री को इंटरनल कोलैप्स और implosion of state via political, social, economic and military means में without actually having to launch high intensity war from outside। ये जो फोर्थ जनरेशन वारफेयर होती है ये आउटसाइड से कोई इंटेंसिटी वार नहीं होती, ये इंटरनली ही हैंडल की जाती है। पाकिस्तान में ऐसी ही फोर्स वार की डायमेंशन हमें नज़र आती है। तो इकॉनमिक कॉस्ट को देखें तो जो ग्लोबल वार ऑन टेरर थी उसमें हमने 107 यूनाइटेड स्टेट बिलियन डॉलर 2016 तक हमने अपनी इकानमी को वेस्ट किया है और 70,000 डेथ्स भी हमारी हुई हैं। इंटरनल डायनामिक्स को देखें पाकिस्तान के और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है नेशनल सिक्योरिटी में, तो सबसे पहले मिलिट्री डायमेंशन को देखें जिसमें इंसर्जेंसी हुई है, रिबेलियन, टेररिज्म। पॉलिटिकल केओस को देखें तो करप्ट इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, प्रोविंशियल एंड इथनिक हेट्रेड हुई है, डेमोक्रेसी ऑफ करप्ट एंड कंप्रोमाइज्ड किस्म की हुई है, इकानमी कोलैप्स हुआ है करप्शन से और फाइनेंशियल कंट्रोल से, मीडिया और इन्फॉर्मेशन वार हुई है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हुए हैं, सोशल केओस, पावर, फूड, एनर्जी क्राइसिस एंड रूल एंड लॉ की जो एब्सेंस है वो हमें देखने को नजर आई है। पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान ने फाइट की है ग्लोबल वार ऑन टेरर में और एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है ग्लोबल वार में। तो ये इसने 70,000 सिविलियन कैजुअल्टी का नुकसान किया है और 5,000 मिलिट्री कैजुअल्टी भी हुई हैं। तो फिसिपेरस
फोर्सेस यूजिंग नेशनल डिसइंटीग्रेशन, वो कौन कौन सी हैं, हम उस फोर्सेस को या उस सोर्सेस को देखेंगे। आप पाकिस्तान की फाल्ट लाइन इस मैप में देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जो इसकी फाल्ट लाइन है जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, ये सारी आप समझ लें कि ज़रा डेंजरस नज़र आती है। तो एंड डिस्कस करते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। सबसे पहले आता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो अनजस्ट इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो कि वायोलेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की वायोलेशन करता है, तो वो बेसिकली एक्सट्रीमिज्म को बर्थ करता है। इसके बाद रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो मिलिटेंसी करते हैं अपने अपने ही वर्जन में, जो कि उनका ऑर्थोडॉक्स होता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट करें ऑन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इनमें कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्हें टीटीपी कहा जाता है, वो है। तो ये बेसिकली 2007 में 13 ग्रुप यूनाइट हुए अंडर द लीडर ऑफ बैतुल्ला मसूद। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को देखें तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट, इन्फोर्समेंट ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया एंड प्लान टू यूनाइट अगेंस्ट नेटो लेड फोर्सेस इन अफगानिस्तान। तो टीटीपी की रूट बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन 2002 में ही शुरू हो गई थी, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ कंपेयर करने के लिए अफगानिस्तान, अरब और सेंट्रल एशिया में आई थी। इसके बाद 25 अगस्त 2008 को पाकिस्तान ने इन ग्रुप्स को बैन कर दिया और इसके बैंक अकाउंट्स या एसेट्स जितने भी थे वो सीज कर दिए गए। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सितंबर 2010 में यूनाइटेड स्टेट ने एक टीटीपी को एज ए फ्रंट फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और हाकिमुल्लाह महसूद और वलीउर रहमान को स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अफगानिस्तान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दूसरे से ज़रा हिस्टोरिकल डिफरेंट है, लीडरशिप भी डिफरेंट है और उनके गोल्स भी कुछ डिफरेंट हैं। ये बट दोनों जो प्राइमरीली हैं ये देवबंदी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम से बिलोंग करते हैं। दोनों ही ग्रुप बेसिकली डिस्टिंक्ट हैं थ्रू लिंक्ड मूवमेंट्स। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद ने तालिबान के बारे में कहा है कि ये मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अफगान जो कंधारी तालिबान है जिन्हें मुल्ला उमर लीड करते थे, अफगान जो पाकतिया तालिबान हैं जिन्हें जलालुद्दीन हक्कानी या उसके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी लीड करते थे, और पाकिस्तानी जो सल्फ़ तालिबान हैं जिन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी कहती हैं, उनको सल्फ़ तालिबान जो कि रियल थ्रेट ऑफ पाकिस्तान है, वो बेसिकली तीसरी इकसाम आती है। तो इसमें इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने इस बात पर यकीन किया है कि पाकिस्तान टीटीपी का जो अटैक होते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, पुलिस पे, आर्मी पे या दूसरे भी कुछ इलाकों पे, वो बेसिकली पाकिस्तान तालिबान एंड अफगान तालिबान के स्ट्रैंड रिलेशन की वजह से होते हैं। तो अफगान तालिबान का जो लीडर मुल्ला उमर था उसने तहरीक तालिबान से कहा कि लेट 2008 एंड अर्ली 2009 को ये वो अटैक बंद करें, बट उन्होंने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। आप ये फैटलिटीज़ देख सकते हैं टेररिस्ट वायोलेशन की, किस साल में कितनी हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। तो फर्दर इसमें बलोच सेपरेटिस्ट आते हैं, जो हमारा बलोचिस्तान प्रोविंस है उसकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं तो वो आती हैं। वैसे आजकल जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में ये बात गुमान की जाती है कि जो मिसिंग पर्सन वाला प्रॉब्लम है वो भी खासा आजकल तेज़ होता जा रहा है। तो उसके बाद पाकिस्तान जब से बना है तो पाकिस्तान की आर्मी ने बेसिकली सबड्यू इंसर्जेंसीज बेस्ड इनकलात, जो कलात में थे जिन्होंने खान और फलात के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया था कि वो मिस्टर जिनाह का साथ क्यों दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ने जो टारगेट शुरू कर दिए हुए थे। इसके साथ साथ बाद में ही उनका एक मोमेंटम ऐसा जारी रहा कि गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़े कि वहाँ पे जाके मिलिट्री ऑपरेशन करें। तो मिलिट्री ऑपरेशन ईरान की हेल्प से भी हुए, इनके सेपरेट जो है ना सेपरेट से जी इनके ऑपरेशन हुए। तो बहरहाल इंसर्जेंसी जो है ना कंट्रोल नहीं हुई। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी उसने पाकिस्तान की स्टेट को बेसिकली बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंट एक्सीडेंट्स में इंगेज कर दिया हुआ था। इट हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बरहमदाग बुगटी ने एक इंटरव्यू में कहा था ही वुड एक्सेप्ट एड फ्रॉम इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान विच वुड हेल्प इन द डिफेंस ऑफ बलोचिस्तान। तो ये कितनी ही एक शर्मनाक बात है कि वो अफगानिस्तान और ईरान से हेल्प लेके या इंडिया से हेल्प लेके तो डिफेंस ऑफ बलोचिस्तान के लिए। तो ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो हमारा पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसने भी कभी एक किस्म की बलोच को जो उनको वो उनकी जो उनका राइट था वो नहीं दिया गया। तो इसके बाद पॉवर्टी को देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक 63.3% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो अंडर $2 पर डे है, तो कंपेयर 79% है नियर बाई इंडिया एंड 81.3% है बांग्लादेश में, जो कि 22.6% अंडर $1 पर डे कंपेयर टू $24.9 इन इंडिया एंड $49.6 इन बांग्लादेश में रह रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पॉवर्टी बेसिकली डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है पाकिस्तान की सोसाइटी को, जो डिस्टेबलाइज करता है। दैट हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको मनी दे के उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि आप रेडिकलिस्ट सेक्ट ऑफ वहाबी इस्लाम को देख सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट मिलिटेंट इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम मोर पावरफुल इन पाकिस्तान। तो अपनी उनकी पॉवर्टी का फ़ायदा उठा के उनको
इकॉनमिक जो फाइनेंशियल एड दे के अपने मकासद पूरे करने में वो कामयाब होते हैं। सेक्टेरिज्म को देखें तो पाकिस्तान बेसिकली अ शार्प रिसर्जेंस इन सेक्टेरियन वायलेंस का शिकार रहा है। तो कुछ पाकिस्तानी सेक्टेरियनिज्म एज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रॉक्सी वार की वजह से भी आते हैं, जैसे सऊदी और ईरानी। इसके बाद जो जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप की जो इस्लामिलाइजेशन पॉलिसी थी, जिसमें एक्सट्रीमिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, ये आज तक वबाल जान बनी हुई है। अमंग दूज ब्लैम्ड सेक्टेरियन वायलेंस जो कंट्री में आती है, वो मेनली सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, जैसे कि लश्कर जंगवी सिपाही साहबा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और कुछ शिया मिलिटेंट ग्रुप भी होते हैं जिन्हें सिपाही मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में रिसेंट फेनोमेन के तौर पर और मोस्ट ऑफ द कंट्री की हिस्ट्री में डिफरेंट फैक्ट्स के हवाले से वो कोएग्जिस्ट करती रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्टेरियनिज्म बेसिकली वाइडली एट्रीब्यूटेड है रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल फंडिंग, जो कि फंडामेंटलिस्ट नेटवर्क होते हैं जिनमें अरब आ जाते हैं। ये 2011 में अरब ने एक रिपोर्ट शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जो वहाबिज़म की जो एक तहरीक चली थी जनरल ज़िया के दौर में, तो वो अरब ने उसको सपोर्ट किया था, उसको फंड भी किया था। तो अर्बन टेररिज्म को देखें तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, मिलिट्री और टेररिज्म में। जब पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक हाई पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी एक स्ट्रीट पावर होती है, जिसे हम धरना पॉलिटिक्स कहते हैं। ये तोड़ दो, वो फोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं। तो नो सिविलाइज सोसाइटी कैन अफोर्ड टू स्टैंड बाई एंड अलाउ अर्बन गुरिल्ला वारफेयर टू बी वैग्ड इन इट्स स्ट्रीट। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेजर पॉलिटिकल पार्टी जैसे सिंध में है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है और एनपी है, उनके मिलिटेंट फैक्शन कराची में रहे हैं। इनिशियली मीन्ड एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ वो एथनिक लाइन पर अपने आप को सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं, बट उनकी अदर एक्टिविटी जो कि बाद में क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पर जाने जाने लगी हैं और उनको पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पे भी देखा जाने लगा। पाकिस्तान में जैसे टारगेट किलिंग होती हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फॉर्म अर्बन टेररिज्म है, तो वो भी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। इन एडिशन जैसे भट्टा या एक्सप्लॉयटेशन कल्चर होता है, भत्ता लेते हैं, वो एक किस्म की एक टर्म है, खासकर कराची में ये ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये अर्बन टेररिज्म में आ जाती है। ये भी हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आती है। कराची जैसे कॉन्ड्रम है, मैंने भी एग्जांपल दिया, जिसमें बैकलैश होता रहता है, खासकर ये जो एमक्यूएम वगैरह भत्ता लेते थे। तो दोस्तों वाज़ेह है कि ये सारी डिबेट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड है। इससे मेरा पर्सनल या हमारा पर्सनल कोई लिंक नहीं है। हमने फैक्ट्स और फिगर के हवाले से अपनी बातें प्रूव करनी होती हैं। तो हम बेसिकली गैर सियासी होकर ही इनको जो है ना एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्रिमिनल मिशन देखें, लाइफ इज़ अ प्रॉफिट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन इज़ अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो कराची सेवरल एविडेंसेस इंडिकेट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन हैंड। तो फॉरेन हैंड भी बहुत सारे इसमें प्रूफ मिले थे कि गैर मुल्की इनको हेल्प कर रहे हैं। तो इंटर प्रोविंशियल और फेडरल प्रोविंशियल को देखें तो ये जैसे बलूचिस्तान की सिचुएशन मैंने भी बताई है कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे होते, तो फिर जब किसी का इस्तेसाल होता है तो फिर वो अपने राइट्स मांगने के लिए फिर वो हाथ उठाता ही है। तो ऐसे ही हुआ है। और पाकिस्तान का जो स्मॉलर प्रोविंस हैं तो पोलिटिकल एक्सक्लूजन और अनहैप्पीनेस का शिकार है वो, उनको अपने राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे प्रोविंशियल अटानमी है, ये 18th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल अटानमी तो हुई थी, मगर सम इंस्टेंट वहाँ पे जो सरदाराना निज़ाम होता है या जिसे लैंड लॉर्ड सिस्टम कहते हैं, वो इसमें एक बैरियर के तौर पर काम करता रहा है। तो ये NFC अवार्ड को देखें तो जिसे प्रेसिडेंट जो है ना एनुअली तौर पे वो मतलब इसको करता है, ये अब आम तौर पे ये बंद हो चुका है। लास्ट टाइम 2010 में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्रेडिट्स दिए थे जो अपकमिंग जो कंसेंसस थे NFC के, मगर वो फिर भी इशू नहीं हुआ था उसका साल। तो इनकम एंड रॉयल्टीज़ को देखें तो ये आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान डिमांड एंड पेमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्साइज लेवीट। तो यहाँ पे गैस देखें, आज आज हम लाहौर में बैठ के, गिलगित में बैठ के, यहाँ तक हमकी सुई से गैस की सप्लाई आती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारा लम्हा फिक्रिया है कि सुई के दीगर इलाकों में वहाँ पे उनके करीब तरीन पड़ोस में वहाँ पे ये गैस की फैसिलिटी नहीं है। आप साउथर्न पंजाब में चले जाएँ, उस तरफ गैस की ये जो फैसिलिटी है वो नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बलूचिस्तान से तो गैस आ रही है, बलूचिस्तान से गैस आती आती ये नार्दर्न जो पंजाब है यहाँ तक आती है, हत्ता कि ये इधर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी उधर तक भी जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि साउदर्न पंजाब में या उधर बलूचिस्तान में वहाँ पे क्यों नहीं जाती? तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसे ही है जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जैसे वो इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले 1960 में होती, इसके बाद इरसा 1992 में हुआ था। तो उनको उनका शेयर एलोकेट किया गया था कि जैसे कि इतना शेयर किस प्रोविंस का होगा, जैसे कि 40% ईच फॉर पंजाब एंड सिंध और 11% फॉर जो KP है और 9% फॉर बलूचिस्तान है। तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है। डैम कंस्ट्रक्शन है, जैसे कालाबाग डैम है। कालाबाग डैम भी दोस्तों उनकी भी स्टोरी अलग ही है। इनकी स्टोरी में 3-4 वजूहत हैं। कोई कहता है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जो उसके तीनों तरफ से माउंटेन्स हैं, अगर वो वहाँ पे कभी अर्थक्वेक्स आएँ तो कालाबाग जो सिटी है उसको थ्रेट्स होंगे। और कुछ ये कहते हैं कि ये जो जो साउदर्न पंजाब है उनका प्रॉब्लम है, सिंध का प्रॉब्लम है, उधर बलूचिस्तान का भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा कालाबाग में कंट्रोवर्सी इस तरह फैली हुई है। तो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर होते हैं जिनका एक अपना ही एजेंडा होता है और उनके साथ अपना ही लॉयल्टीज़ होती हैं। पाकिस्तान में ये NGOज़ और मीडिया सर्कल के दरमियान पाई जाती है। एसिमेट्रिक वायरफायर जिसे थ्रेट्स कहते हैं, रेडिकल ग्रुप या रिलेटिवली वीकर नॉन स्टेट एक्टर इनको यूज़ करते हैं, जो कि मॉडर्न मीन्स और मोड सच एज इंफॉर्मेशन एंड साइबर वारफेयर, जिसे हम 5th जनरेशन वारफेयर भी कहते हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशन अदर देन वार, जिसे MOTW कहते हैं, ये जैसे कम्बैट मिलिट्री ऑपरेशन है, मे इंक्लूड इनमें काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, UN ऑपरेशन, जो कि चैप्टर उनके 7 में है, काउंटर ड्रग वेपन्स एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन, पार्टिसिपेशन इन कोalition ऑपरेशन, इन्फोर्समेंट। ये दोस्तों कम्बैट मिलिट्री ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कि इनका आप समझ लें कि बेसिकली इनको अनलॉफुल भी यूज़ किया जा सकता है किसी के खिलाफ। तो ये जो एजेंसीज होती हैं या ये जो
इंस्टीट्यूशन होती हैं, खासकर जिनकी किसी की पर्सनल दुश्मनी भी हो सकती है उस इलाके में, तो वो अपनी बात इन पे जो है ना वो करते हैं। उसके बाद मीडिया आता है, तो मीडिया बेसिकली पाकिस्तान में 82 न्यूज़ चैनल हैं 2015 के मुताबिक, तो वीक सुपरविजनरी कंट्रोल है जो पेमरा के, तो पेमरा उनको बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान को देखें तो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक हो सकता है, इंटरवेंशन टू पाकिस्तान टू प्रोवोक का कन्फ्रंटेशन। तो दूसरी बात यह है कि यूएस पाकिस्तान को ओपन वार के लिए पाकिस्तान तालिबान के लिए भी वो कर रहा है कि इस पे अटैक करे, तो डायरेक्ट अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी लीडरशिप एंड ऑन ऑल स्ट्रेटेजिक एसेट टू बी डिकैपिटेट पाकिस्तान इन अ सिंगल स्ट्राइक। तो यूनिफाइंग फोर्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इंटीग्रेशन, दोस्तों यूनिफाइंग फोर्सेज कौन कौन सी हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहले बात यह है कि इस्लाम, हमारा रिलीजन, इस्लामिक आइडियोलॉजी ये है कि इट इज़ अ टेरिटोरियल स्टेट फाउंडेड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड जस्टिस। तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर रहा है जो कि बाइंडिंग फोर्स का भी काम करता है। पाकिस्तान की बहुत मजबूत आर्म फोर्स है, किसी किस्म की इसमें जो है ना वो नहीं आई है। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द पंजाब पाकिस्तान एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये हमेशा प्रूव भी करते रही है, एक्सपेक्टेशन के जो कौम की एक्सपेक्टेशन थी उसको प्रूव भी उस पर पूरा भी उतरी है। पाकिस्तान आर्मी और उसकी ISI जो उनकी एजेंसी है, तो उसने सूबे यूनियन को डिस्ट्रक्शन उसकी की थी अफगानिस्तान में, और उसको बुलाट कर दिया था इंडियन हेजमनी में रीजन में। तो सारी नेशन जो है ना ये होप ऑन पाकिस्तान आर्मी इन केस ऑफ एनी untoward eventuality, whether to be 1948 war, 65 war, 71 war, कारगिल वार, एस्केलेशन ऑफ 2002, वार ऑन टेरर इन वेस्टर्न फ्रंट, कोई भी हो बात हो तो नेशन के साथ मिलकर खड़ी होती है। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस हैं, वो दुनिया की वो वाहिद मुस्लिम एयर फोर्सेस हैं जिन्होंने इंडियन शॉट जो इंडियन बहुत से त्यारे थे उनको शॉट डाउन किया हुआ है, इसराइली त्यारों को भी। और रिसेंटली देखें तो ये मिराज के सोवियत फाइटर जो थे प्लेन, उनको भी इन्होंने किया हुआ है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान वाहिद जो है ना मुस्लिम मुल्क है जो कि न्यूक्लियर है। ये लास्ट वीडियो भी हमने बनाई हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, आप मज़ीद डिटेल उसमें देख सकते हैं। तो 7th डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है, तो इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो बहुत एडवांस्ड है। इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन को देखें तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान की प्रमोशन करें क्वालिटी एजुकेशन की सिलेबस थ्रू आउट पाकिस्तान, और आर्टिकल 9 एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कॉमन एनिमी है हमारा, इंडिया भी कॉमन एनिमी है, और तालिबान जैसे जिन्हें टेररिस्ट तालिबान है वो भी, उनसे भी हमें नफरत है। तो इंडिया इक्वा बम भी यूज़ कर सकता है पाकिस्तान में, हाइड्रो पॉलिटिक्स में हम नेक्स्ट भी देखेंगे। तो तालिबान ही ऐसी हैं कि हर जो है ना जो मुहब वतन पाकिस्तानी है वो TTP को भी एक अपने पाकिस्तान के लिए दुश्मन समझता है। तो इसके बाद पैट्रियटिज्म आती है जिसे हुबुल वतनी कहते हैं। पाकिस्तान की पैट्रियटिज्म बेसिकली सारे पाकिस्तानी को इंस्पायर करती है, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वो ये नहीं कहता कि पंजाबी हूँ, सिंधी हूँ, बलोच हूँ, या कुछ भी एनीथिंग एस माइनॉरिटीज़ में है, जो कुछ भी है वो खुद को पाकिस्तानी पहले और फिर बाद में या कुछ और। तो कायद आज़म ने अपनी स्पीच में ढाका में 21 मार्च 1948 को भी कहा था कि यू बिलोंग टू अ नेशन नाउ, यू हैव नाउ carved out a territory, vast territory, it is all yours, it does not belong to a पंजाबी या सिंधी या पठान या बलोच, इट्स योर। तो ये उनकी स्टेटमेंट भी हमें शो करती है पैट्रियटिज्म में। उसके बाद डेमोक्रेसी है, तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ डेमोक्रेसी, ये अलबत्ता आप डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी रीज़न है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो होप के पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ये सर्वाइव कर जाएगी। तो फेडरल स्ट्रक्चर को देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर को रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे स्कूल ऑफ थाट ने कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन पंजाब बिग ब्रदर सिंड्रोम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो 10 स्टेट, इंडिया है 28 स्टेट। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इसकी जो है ना थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे डिवीजन करे, नॉट इतनी बेस्ड। और उसके बाद बलूचिस्तान प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए, उनको जो भी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, मिसिंग प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने बताया है, तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेंसस फॉर फर्म एक्शन टेररिस्ट, तो इसमें सारी कौम की सारी जो है ना इनकी मिलिशिया की या सारी इनकी मिलिट्री एक्शन, उनकी पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ मिलिट्री एक्शन मस्ट बी टेकन फॉर इफेक्टिव इम्पैक्ट। तो इन्विटेशन फॉर डायलॉग के लिए भी उनको इन्वाइट करना चाहिए कि, और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ फाटा या पाटा को, इन दोनों को हमें मेन स्ट्रीम करना चाहिए। इसके बाद कन्वर्जन टू इकोनॉमिक जोन, जैसे कि अभी रिसेंटली लास्ट टाइम PTI लेड गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक जोन बनाई है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। इसको चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट, अपकमिंग गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इकोनॉमिक जोन को ऐसे ही कंटिन्यू करें। और दोस्तों मदरसा रिफॉर्म करनी चाहिए, उन पर चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, उनका जो करिकुलम है उनको भी सेट करना चाहिए। और खासकर मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बायस्ड मीडिया नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल मीडिया होना चाहिए, वो मीडिया होना चाहिए जो कि लोगों को नेशन को शऊर दे। उसके बाद रिलीजियस स्कॉलर्स को अपना रोल अदा करना चाहिए, उन्हें जिहाद की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, उन्हें हराम के बारे में बताना चाहिए कि हराम क्या होता है। और मॉडर्न एजुकेशन भी ज़रूरी है कि मॉडर्न एजुकेशन उनको दी जाए। तो पाकिस्तान की डीप पोर्ट गवादर है, ये गवादर में भी बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स तो सिक्योरिटी चैलेंज को देखें तो एक नेशनल एसिमेट्रिक वार या लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। मिलिट्री डॉक्ट्राइन होनी चाहिए लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी के लिए, और क्लियर थ्रेट डिटरमाइन होने चाहिए। कुछ कुछ डॉक्ट्राइन भी बनानी चाहिए जिनमें कंसेप्ट हो कि लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट क्या होता है, थ्रेट परसेप्शन होनी चाहिए, थ्रेट असेसमेंट होनी चाहिए, वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का उनका रोल होना चाहिए, रोल ऑफ मिलिट्री होना चाहिए, और उसके वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज जिसमें ट्रेनिंग, लॉजिस्लेटिव, लीगल एस्पेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, मीडिया मैनेजमेंट, लीडरशिप डॉक्ट्रिन भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ऑपरेशन के लिए इम्पैक्ट क्या है वो भी तय होना चाहिए। और जॉइंट प्लानिंग एंड इंटर
प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और आर्ट ऑफ नेगोशिएशन होनी चाहिए। इसके बाद लीगल मैटर होते हैं कुछ, उन पे बहस होनी चाहिए, इंटरोगेशन होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है, हैंडलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन एंड साइबर वारफेयर का इम्पैक्ट क्या होता है उसको देखना चाहिए, और सेमिनार, एक्सरसाइज और डायलॉग करने चाहिए ARF लेवल पे, जो इंटरमीडिएटली एक्सचेंज करें व्यूज़ एंड शेयर एक्सपीरियंसेस अपने अपने। तो थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट, hostage rescue techniques and drills, cordon and search, counter mobility, checking of various documents, तो small combat team training एक capable of independent, rapid and decisive engagement होनी चाहिए। तो क्लास सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स इंटरनल dissension are more threatening to the national security of Pakistan than the external aggression, एग्री या डिसएग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।